डियर यानी एक ऐसे पदार्थ के बारे में या ऐसे तरल पदार्थ के बारे में जो हमारे शरीर में पाया जाता है और हमारे जीवन के जीने के लिए यह बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसीलिए हम इसे वाइटल फ्लूइड भी कहते हैं। यानी जीवन आवश्यक द्रव जो है वो हमारी बॉडी का रक्त होता है या जिसे हम ब्लड भी कहते हैं। ये जो रक्त है ये बहुत ही अमूल्य है, यह अपारदर्शी होता है और साथ में इसका जो स्वाद होता है वो नमकीन होता है, या ये कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का क्षारीय तरल है और एक जीवन रक्षक जो है वो द्रव है जिस पर मनुष्य का सारा जीवन निर्भर करता है। शरीर के सभी प्रकार के कार्य जो होते हैं वो रक्त के ऊपर ही निर्भर करते हैं। यानी रक्त जो है हमारे हृदय से रक्त वाहिनियों के द्वारा हमारे पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर निरंतर प्रवाहित होता रहता है या निरंतर कंटिन्यू फ्लो करता रहता है। और संपूर्ण मानव शरीर में रक्त का वितरण हेतु धमनियों और शिराओं का जो जाल बिछा होता है जिसके द्वारा हमारे शरीर में रक्त पूरे बॉडी में संचार करता है। और साथ ही ऑक्सीजन जो कि प्राणवायु है ये हमारे शरीर में रक्त के द्वारा ही, रक्त के अंतर्गत हीमोग्लोबिन जो होता है इसके द्वारा ही ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी में शरीर में जाता है रक्त के द्वारा। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो ये कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट द्रव है या वाइटल फ्लूइड है। ये जो हमने कहा कि ये एक क्षारीय होता है, यानी इसका जो पीएच है वो 7.36 से लेकर और 7.41 होता है। और इसका विशिष्ट घनत्व जिसे हम कह सकते हैं 1.055 से लेकर 1.060 होता है। अतः यह थोड़ा सा जल से देखा जाए तो यह भारी होता है। शरीर में रक्त की मात्रा शरीर का भार का जो 1/15वां हिस्सा होता है। यानी अगर हम देखें कि 70 किलोग्राम यदि वजन है तो उसके शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। यह रक्त जो रक्त है रक्त वाहिनियों के द्वारा निरंतर संपूर्ण शरीर में परिसंचरण करता रहता है। और रक्त का अगर परिसंचरण नहीं हो या रक्त का जब कहीं फ्लो रुक जाता है तो वहाँ जो है अगर रक्त का फ्लो पूरी बॉडी में रुक जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु होना हो जाती है। अब हम यहाँ पर देखें रक्त है जो किस किन चीज़ों से बना हुआ है। यानी कंपोजिशन को यदि हम देखें तो रक्त जो कि यूँ तो तरल अवस्था में दिखाई देता है परंतु इसमें कई द्रव एवं ठोस पदार्थ भी पाए जाते हैं। यानी कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती है जिसके कारण से ये रक्त जो है उसके अंदर तरलता के अलावा रक्त में जो रक्तवारी है द्रव के रूप में तथा रक्ताणु ठोस रूप में रहते हैं। और रक्त में रक्तवारी तथा रक्ताणु का प्रतिशत निम्न प्रकार से होता है। जैसे रक्तवारी या प्लाज्मा जिसे कहा जाता है उसका जो प्रतिशत है वो 55% होता है। और रक्ताणु यानी ब्लड कॉर्पस्कल्स जिसके अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं जिसका 45% पार्ट होता है। इस तरह से रक्त के अंदर जो दो चीज़ें पाई जाती है रक्तवारी का होना और रक्ताणु का होना यानी ब्लड कॉर्पस्कल्स का होना। अब ये जो रक्तवारी है और प्लाज्मा है इनको यदि हम देखें तो ये जो हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव जो होता है वो रक्तवारी या प्लाज्मा कहलाता है। यह रक्त का 55% भाग बनाता है। इसमें जल की मात्रा 90 से लेकर 92% तक होती है। यानी जो लिक्विड पार्ट है वो 90 से 92% होता है तथा शेष 8% भाग जो है जिसके अंदर अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ये जो अकार्बनिक पदार्थ है 1% भाग होता है जिसमें नमक तथा सोडियम यानी जो क्षारीय है वो डिपेंड करता है उसमें नमक का जो पार्ट है और सोडियम बाइकार्बोनेट का जो पार्ट है उसके कारण से इसकी क्षारीयता होती है। कार्बनिक पदार्थ जो प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं उनमें से कुछ तो प्लाज्मा के संगठक होते हैं और कुछ को प्लाज्मा संवहन करता है। रक्त प्लाज्मा का संगठन इस प्रकार से होता है। यानी रक्त प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है जिसमें जल जैसा कि हमने कहा कि 90 से 92% होता है। ठोस पदार्थ 8 से 10% होता है। अकार्बनिक पदार्थ जो है 1% होता है और कार्बनिक ठोस जो है 8 से 9% होता है। तो इस तरह से हम देखें कि प्लाज्मा में जो पदार्थ होते हैं जिसमें रक्त प्रोटीन्स होते हैं। अब ये जो प्रोटीन्स हैं रक्त के अंदर जो पाई जाने वाली प्रोटीन होती है रक्त प्रोटीन कहलाती है।
प्लाज्मा का 7 से 9% भाग जो है रक्त प्रोटीन का बना होता है। इसके अंदर जो प्रोटीन्स पाई जाती है वो है ग्लोब्यूलिन, सीरम एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ये जो प्रोटीन के कारण रक्त चिपचिपा होता है और रक्त का थक्का बनाने के लिए भी आवश्यक प्रोटीन्स हैं। अब दूसरा जो पार्ट है जो रक्त के अंदर पाया जाता है, रक्तवारी या प्लाज्मा में पाया जाता है, हार्मोन्स। हार्मोन्स जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स सीधे निकलकर रक्त में आ जाते हैं और रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में जाकर अपना अपना कार्य करते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है एंटीजेंस या एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ यानी प्लाज्मा में एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ जो उपस्थित होते हैं, ये एंटीबॉडीज़ रक्त द्वारा लाए गए हानिकारक जीवाणुओं एवं विषाणुओं का नाश करते हैं। इसके अलावा कुछ गैसेस होती हैं रक्तवारी में, जैसे विभिन्न प्रकार की जो गैसेस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है तथा कार्बन डाइऑक्साइड आकर के मिल जाती है। रक्तवारी में संवहन में यूरिया तथा यूरिक अम्ल और अन्य पदार्थ जो पदार्थ हैं वो भी मिल जाते हैं, जिनका उत्सर्जन भी उत्सर्जी अंग द्वारा किया जाता है, यानी एक्सक्रीशन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं उनके द्वारा होता है। रक्तवारी में पित्तरंजक यानी बाइल पिगमेंट्स और बिलिरुबिन तथा बिलीवर्डिन भी आकर के मिल जाते हैं। तो इस तरह से देखें तो उसका जो संगठन है यानी रक्त प्लाज्मा का जो संगठन है उसमें निम्न प्रकार के सारी चीज़ें पाई जाती है। दूसरा जो होता है इम्पॉर्टेंट पार्ट है रक्ताणु यानी ब्लड कॉर्पस्कल्स। ये जो ब्लड कॉर्पस्कल्स है यानी रक्ताणु या रक्त कणिकाएँ भी कहा जाता है, जिन्हें ये काफ़ी सूक्ष्म होती है, इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, यानी ये बहुत ही सूक्ष्म होती है, इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। तो रक्त कणिकाएँ जो होती है 3 प्रकार की होती है। ये जो रक्त कणिकाएँ हैं, पहली जो रक्त कणिका होती है लाल रक्त कणिकाएँ, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स भी कहा जाता है। श्वेत रक्त कणिकाएँ यानी वाइट WBC या वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। और तीसरा जो होता है रक्त प्लेटलेट्स यानी ब्लड के अंदर उपस्थित प्लेटलेट्स। अब ये जो लाल रक्त कणिका हैं यानी मानव रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। औसतन लगभग 45 से 50 लाख तक RBCs जो होती है उनकी संख्या पाई जाती है। ये आकार में काफ़ी छोटी होती है और गोलाकार होती है और इसका केंद्र भाग कुछ पिचका हुआ तथा चपटा होता है और इसमें केंद्रक नहीं पाया इसमें जो केंद्रक होता है वो नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये विभिन्न प्रकार के रक्ताणु हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्रत्येक RBC का कण जो होता है फीके पीले रंग का दिखाई देता है, परंतु सामूहिक रूप से ये लाल रंग के प्रतीत होते हैं। इसमें जो लाल रंग होता है उसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसमें ग्लोबिन नामक प्रोटीन तथा होता है। तो हीमोग्लोबिन जो है हीम और ग्लोबिन के द्वारा बना हुआ होता है। ये हीमोग्लोबिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये हमारे रक्त में ऑक्सीजन को मिला करके हमारे पूरे शरीर में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन को स्थानांतरित करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। ये जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके, जैसा कि हमने कहा कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, इन्हीं ऑक्सी हीमोग्लोबिन की रक्त में उपस्थिति के कारण रक्त का जो रंग होता है वो गहरा लाल रंग का होता है, यानी Hb+O2 जो है HbO2। अब ये जो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो है, अगर हम इनकी लाइफ साइकिल देखें तो इनका जो जीवन काल है वो 80 से 120 दिन का होता है। इसके बाद इनका विनाश यकृत तथा यानी लीवर जो है और तिल्ली या स्प्लीन में हो जाता है। भ्रूण अवस्था में लाल रक्त कणिका का निर्माण प्लीहा में होता है, परंतु वयस्क हो जाने पर ये जो लाल रक्त कणिकाएँ हैं इनका निर्माण अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरोज में होता है। ये जो लाल रक्त कणिकाओं का जो व्यास है 7.2 माइक्रॉन्स तथा मोटाई जो है 2.2 माइक्रॉन्स होती है। स्त्रियों में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या लगभग 45 लाख तथा पुरुषों में 50 लाख होती है। बच्चों में इसकी संख्या 60 से 70 लाख तक होती है। ये जो लाल रक्त कणिकाएँ हैं, इसकी जो बनावट को यदि हम देखें तो लाल रक्त कणिकाओं में 60 से 70% जो है वो जल पाया जाता है तथा 30 से 40% ठोस भाग होता है। हीमोग्लोबिन जो कि ठोस के रूप में होता है,
ये हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन तथा हीमेटिन नामक लोह वर्णक पाया जाता है। तो हीम प्लस ग्लोबिन जो मिलकर के हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त लाल रक्त कणिकाओं में फॉस्फोलिपिड तथा उसके बारे में यदि हम देखें तो सबसे पहले ये जो है आयन का संतुलन यानी बैलेंस ऑफ आयन्स। तो लाल रक्त कणिकाएं जो है आयनों का संतुलन करती है, क्योंकि इसी से होकर विभिन्न प्रकार के आयन्स गुजरते हैं। दूसरा जो है गैसों का आदान प्रदान करना यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, यानी शरीर में गैसों का जो आदान प्रदान भी लाल रक्त कणिकाएं जो है उनमें उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। जैसे हीमोग्लोबिन, पहले भी हमने कहा कि हीमोग्लोबिन जो होती है फेफड़ों में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारी रक्त के द्वारा हमारे शरीर में विभिन्न भागों में पहुंचता है और सभी अंगों को ऑक्सीजन प्रदान करता है। और यही कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और फेफड़ों में लाकर छोड़ देता है, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड पुनः गैस के रूप में हमारे फेफड़ों से बाहर होते हुए श्वास नली और नाक से बाहर निकल जाती हैं। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला दिया हुआ है, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन जो है फेफड़ों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन शरीर के विभिन्न अंगों में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फेफड़ों में हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से यहाँ पर ऑक्सीजन पुनः ऐड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। इस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है। अब हम बात करते हैं श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में, यानी WBC जो है वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। ये जो संख्या में लाल रक्त कणिकाओं से कम होती है परंतु आकार में बड़ी होती है। इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ये रंगहीन तथा अनियमित आकार की होती है। इसमें केंद्रक पाया जाता है। ये शरीर के में रक्त द्वारा लाई गई हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करती है तथा ये तो इनकी 6000 से 8000 संख्या ही होती है। प्रति मिलीमीटर रक्त के अंदर ये पाई जाती है। श्वेत रक्त कणिकाओं में अपेक्षा की तरह अमीबा की तरह ये जो सूडोपोडिया बनाने की क्षमता होती है। तो यहाँ पर हम देखिए श्वेत रक्त कणिकाओं की रचना के आधार पर हम इनको दो भागों में बांटते हैं। एक तो कण रहित ल्यूकोसाइट्स और दूसरा कण सहित ल्यूकोसाइट्स। जो कण रहित ल्यूकोसाइट्स है इसमें कण नहीं पाए जाते हैं, यानी इनका केंद्रक जो है गोलाकार होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और ट्रांजिशनल। यदि हम इसको क्लासिफाई करें तो इनका जो डिफरेंट टाइप्स है वो है लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और ट्रांजिशनल। लिम्फोसाइट्स यानी जो 2 प्रकार की होती हैं, बड़ी तथा छोटी। छोटी लिम्फोसाइट्स 8 से 10 माइक्रोन की होती है तथा बड़ी लिम्फोसाइट्स जो है 10 से 15 माइक्रोन्स की होती है। श्वेत रक्त कणिकाओं का जो 25 से 30% भाग बनाती है। इनका निर्माण लिम्फ नोड्स यानी लिम्फेटिक नोड्स जो हैं तथा लसी का उत्तक जो है लिम्फेटिक टिश्यूज़ जो है उनमें होता है। ये निष्क्रिय फैगोसाइट्स होते हैं। दूसरा जो मोनोसाइट्स है, तो मोनोसाइट्स जो है ये श्वेत रक्त कणिकाओं का 5 से 10% भाग बनाती है। ये आकार में सबसे बड़ी होती है। इनका व्यास जो है 18 माइक्रोन होता है। इसमें केंद्रक नाल के आकार का होता है और फैगोसाइट्स जो क्रियाएं होती है फैगोसाइटिक क्रियाएं होती है। तीसरा जो होता है ट्रांजिशनल, यह बड़ी लिम्फोसाइट्स तथा बड़ी मोनोसाइट्स के बीच की कणिकाएं हैं। इनका आकार भी घोड़े के नाल जैसा यानी हॉर्स शू शेप का होता है और उसमें एक ही केंद्रक पाया जाता है। अब दूसरा जो है यानी कण सहित जो है ल्यूकोसाइट्स। ये जो कण सहित ल्यूकोसाइट्स है ये 3 प्रकार के होते हैं, एसिडोफिलस, बेसोफिलस और भाग जो है बनाती है। इसकी क्रियाशीलता एलर्जिक अवस्थाओं में बढ़ जाती है। ये कणिकाएं अम्लीय रंगों से अभिरंजित होती है। इसका आकार 10 से 12 माइक्रोन का होता है। बेसोफिल्स जो हैं, जो कणिकाएं रक्त कणिकाओं का 1% पार्ट होती है, इसका आकार 8 से 10 माइक्रोन होता है और ये क्षारीय रंगों द्वारा जैसे हीमेटॉक्सिन्स जो होते हैं से रंग जाती है। तीसरा जो होता है न्यूट्रोफिल्स, ये कणिकाएं श्वेत रक्त कणिकाओं का 65 से 70 भाग बनाती है। इसमें छोटे छोटे कणों में भक्षण करने की क्षमता होती है। इनका निर्माण हड्डियों की मज्जा जो है, जैसे हम बोन मैरो कहते हैं, उसमें होता है।
इसे फैगोसाइट्स भी कहा जाता है क्योंकि ये बाहरी हानिकारक जीवाणुओं तथा अन्य विषैले पदार्थों का भक्षण कर जाती है। इनके जो मुख्य कार्य होते हैं, जिसके अंदर फैगोसाइट्स होता है, ये श्वेत रक्त कणिकाएं जो है रक्त में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को मार डालती है तथा उनका भक्षण करती है, रोगों से रक्षा प्रदान करती है यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस। ये देखें तो न्यूट्रोफिल्स जो होती है के साथ ये क्रिया के द्वारा विभिन्न प्रकार के रोगों से शरीर की रक्षा करती है और बाहरी हानिकारक पदार्थों तथा जीवाणुओं का नाश श्वेत रक्त कणिकाओं के द्वारा ही होता है। तीसरा जो होता है एंटीबॉडीज़ के निर्माण में सहायता करती है। इसके अलावा ये कोशिका जो गतिशील होती है, अमीबा की तरह कूटपाद बनाने की क्षमता इसमें पाई जाती है। ये अपने कूटपादों की सहायता से ही बाहरी जीवाणु या विषैले पदार्थों को घेर लेती है तथा उनका भक्षण कर लेती है। इसके अलावा घावों को भरने में मदद करती है। यह पोषक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य भी करती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो विभिन्न प्रकार की जो रक्त कोशिकाएं हैं, रक्त के अंदर जो पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं, इनके विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं, जिसके अंतर्गत जो मुख्य कार्य होता है, जिसमें गैसों का आदान प्रदान करना, पोषक पदार्थों को एक स्थान से या वर्गीकरण है, जिसमें रक्त जो है रक्तवारी जो कंपोजिशन को यदि हम देखें तो रक्तवारी जो 55% है और रक्ताणु 45% यानी ब्लड कॉर्पस्कल्स 45% उपस्थित होते हैं। इसके अंदर रक्तवारी की जो मात्रा होती है प्लाज्मा, जिसमें रक्त प्रोटीन्स पाए जाते हैं, हार्मोन्स है, एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ होती हैं और गैसेज होती हैं। और रक्ताणु के अंदर ब्लड कॉर्पस्कल्स के अंदर आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स हैं। ये जो लाल रक्त कणिका हैं जिसमें जल और हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और रक्त प्लेटलेट्स जो हैं जिस 2 प्रकार की होती है, जिसमें कण सहित और कण रहित होती है। कण रहित के अंदर लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और ट्रांजिशनल है। और ये जो लिम्फोसाइट्स है जो बड़ी और छोटी होती है साइज़ के अकॉर्डिंग, और ट्रांजिशनल के अंदर जो दोनों के बीच की होती है। इसके अलावा जो कण सहित होती है, इसके अंदर 3 प्रकार की जो है, जिसमें एसिडोफिलस होता है, बेसोफिलस और न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है। तो इस प्रकार से रक्त के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो इनके कंपोजिशन है, उसको हम इस प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं।